बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, लेकिन एमडीकेट के सिलेबस में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का टाइटल है बच्चे फोर्स एंड मोशन। आज के लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है, ईटा के सिलेबस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। वहाँ से बच्चे आज के लेक्चर में आपको 54 MCQs मिलेंगे। जो ईटा का सिलेबस है उसमें टोटल 200 MCQs होते हैं। 200 में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें 54 MCQs होते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 जो कि टाइटल जिसका है फोर्स एंड मोशन, वहाँ से हम इंशाल्लाह 54 MCQs डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर का जो फर्स्ट MCQ है बच्चे याद रखें, एग्जामिनर जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे एग्जामिनर के पास बड़े वास्ट वैरायटी है। वो प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन दे सकता है, कोलिजन से दे सकता है, फ्री फॉलिंग बॉडी से दे सकता है, ग्राफ से दे सकता है। तो हमारे लेक्चर का आगाज़ जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन से है। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखें मैक्सिमम हाइट पे आपके पास कौन सी क्वांटिटी ज़ीरो हो सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी ज़ीरो हो सकती है बच्चे? क्या यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो सकती है, या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है। क्लियर? हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वीडियो में आपको बाकायदा इसकी समझ आ जाएगी कि आया मैक्सिमम हाइट पे क्या ज़ीरो हो सकता है। आपको एक बाकायदा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया गया है। सर ये क्या है? हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। बच्चे ये इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एग्जामिनर हमसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमने बाकायदा देखा कि यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एक्चुअली ज़ीरो है। वो एक्चुअली क्या है? ज़ीरो है। अगर आप चेक करें इस ओवरऑल वीडियो में, मैं इसको दोबारा बच्चे प्ले करता हूं। देखिए बच्चों, ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। साथ साथ जैसे जैसे ये ट्रेवल करेगा वर्टिकल कंपोनेंट्स का छोटा होता जाएगा और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्लियर? अब इसके बाद ये नीचे आएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होगा। सर इस क्वेश्चन में जो बेस्ट आंसर है, क्या वो वेलोसिटी है? नो, velocity of the projectile motion can never be zero। velocity projectile motion का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। acceleration not possible। clear? तो बच्चे ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। clear? इसके बाद हमारे पास जो आंसर रह गया है काइनेटिक एनर्जी, ये भी नहीं है बच्चे। the best answer is vertical component of velocity। तो याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, तो वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर? ओके, आपको समझ आ गई है? बिल्कुल सर, अब गिराया जा रहा है। क्लियर? आपने ये बताना है कि ये बॉल जो है ये चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चौथे सेकंड में आपने बताना है कि ये बॉल जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। आपने ये करना है कि चौथे सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बच्चे? सो सिंपली हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ से देखेंगे कि आया कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके हाइट को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली बच्चे याद रखें, ये जो स्पेसिफिक हाइट है बच्चे ये बराबर है 10n-5। सर ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे बच्चे? ये फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब आपको बताया जाएगा कि किसी भी बॉल को गिराया जा रहा है, इतने सेकंड के बाद, इतने सेकंड में इसकी हाइट क्या होगी, 4th सेकंड में क्या होगी, 5th सेकंड में क्या होगी। तो बच्चे जैसे ही आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 10 4 40 आ जाएगा बच्चे, और 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे 35 मीटर। एक बात याद रखें आंसर जो आपका होगा वो 35
या 35 होगा, या अगर एग्जामिनर ने जी की वैल्यू 9.8 ली है, सर ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब जी की वैल्यू 10 लेंगे। मोस्टली एमडीकेट में याद रखिए बच्चों, हमने जी की जो वैल्यू लेनी है वो हमने 10 लेनी है। 10 के लिए जो सिंपल सा फार्मूला है 10n-5, क्लियर। लेकिन अगर एग्जामिनर के दिमाग में जी 9.8 चल रहा हो तो आंसर 35 से थोड़ा सा कम होगा। तो चेक करें, ये रहा 4 सेकंड में डिस्टेंस 9.3 नो, 34.3 यस, क्योंकि इसकी शक्ल 35 से मिलती है, नो। सो आपके पास जो बेस्ट आंसर होगा वो 35 मीटर होगा। बच्चे याद रखें आप अगर देखेंगे ना बच्चे, देखेंगे तो ये बाल गिराया जा रहा है और बाल नीचे आ रहा है, और आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि यहां पे ये जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, क्लियर। जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है तो आपने ये बताना है कि चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, सिंपली आपने ये बताना है, ठीक है बच्चे। फार्मूला क्या है, 10n-5। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं बच्चे, याद रखें, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। जब भी ऊपर से बल नीचे आएगा तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा, दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 15 मीटर होगा, तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 25 मीटर होगा, चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 35 मीटर होगा, पांचवें सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो 45 मीटर होगा। सर किसी भी लम्हे अगर वो हमसे कोई और सेकंड पूछता है, 10n-5 आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अगला एमसीक्यू है, क्लियर, अगला एमसीक्यू है और वो है बच्चे, वो देखते हैं कि कौन सा एमसीक्यू है, क्लियर। ये लेक्चर स्टार्ट हो गया है, कोई मसला नहीं है। चलें बच्चे, ये रहा अगला एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू है बच्चे, 2 blocks of masses 1 kg, 2 blocks of masses 1 kg, 1 kg mass, clear, and 3 kg mass। इन 2 kg मास पे आप क्या कर रहे हैं, इन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में है, क्लियर। आपने क्या करना है, आपने इन पे फोर्स अप्लाई किया है, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए, क्लियर, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए। 1 kg है, 3 kg है और इस पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा 1 kg मास पे। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं बच्चे, हम जानते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो F = m a के बराबर है, क्लियर। a जो है बच्चे, a बराबर है F/m के। F क्या है, F उसने कहा है कि 40 है। मास क्या है, एक मास नहीं है बल्कि दोनों मासेस को आप लेंगे, m1 + m2। मैं आपको बताता हूं कि हम ये 2 मासेस क्यों लेते हैं। तो 1 + 3 आ जाएगा, आपके पास 40/4, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एक प्यारी सी बात अपने माइंड में रखनी है, कंसेप्चुअल रीजन है, और मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूं। अगर एक रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का जो इंजन है वो एक बॉडी है और वो कांटेक्ट में है। अब उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के इंजन्स कनेक्ट हैं, खाली डब्बिया कनेक्ट हैं जिसमें किसी किस्म का इंजन को फोर्स नहीं से अप्लाई कर रहा, बल्कि इंजन उनको अपने साथ खींच रहा है। मेरा आसान सा क्वेश्चन है, क्या इंजन का एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा? सर इसको थोड़ा सा और आसान कर दें, क्या इंजन के स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो ये जो बॉडीज कनेक्ट हैं उनके स्पीड में चेंज के बराबर है या बराबर नहीं है? अगर देखा जाए ये रहा ट्रेन, और ट्रेन के साथ एक और बग्गी कनेक्ट है, क्लियर। और अगर मैं ये दावा करता हूं कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम है, तो फिर तो ये स्ट्रेच खत्म हो जाने चाहिए।
और अगर मैं ये कहूं कि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, फिर तो इनको कंबाइन हो जाना चाहिए। तो बच्चों, तमाम जो बहस है उसका खुलासा क्या है? खुलासा यह है बच्चे कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। इस क्वेश्चन में 1 kg का एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी यही होगा बच्चों। और दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन का रेशो है वो क्या होगा? 1:1 होगा। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 ब्लॉक्स आपको दिए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक का मास इतना है, दूसरे का मास इतना है, तो टोटल जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का m1 का क्या होगा? क्लियर? न्यूटन सेकंड लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन। न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो एक्चुअली हमें क्या शो करता है? तो बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ हमें जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, ओके, आगे आ जाएं। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास इज m1 एंड m2 एक्टेड बाय द कांस्टेंट फोर्स F इज। तो बच्चों याद रखें, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। यहां पे मैंने क्या किया बच्चे? यहां पे मैंने इसके साथ 1 पुट कर दिया। सर आपने फोर्स के साथ क्यों 1 पुट किया है? फोर्स से मैंने 1 हटा दिया है क्योंकि उसने कहा है कि कांस्टेंट फोर्स है। ओके, चलिए, वो हमें क्या कह रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया है आपके पास F इज इक्वल टू ma। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों, इसमें मैं इसके साथ क्या पुट करने वाला हूं? 2 पुट करने वाला हूं। अब वो मुझे क्या कह रहा है? अब वो मुझे कह रहा है कि आपने बताना है कि रेशो ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। रेशो के क्वेश्चन एग्जामिनर को बड़े पसंद है, रेशो के क्वेश्चन एग्जामिनर को बड़े पसंद है। और बच्चे, रेशो इसे बोलते हैं, क्लियर? रेशो इसे बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है कि दिस बाय दिस से क्या आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? m1 a1 और आपके पास क्या आ जाएगा? m2 और क्या आ जाएगा? a2। फिर बच्चे वो हमसे मांग रहा है, हमसे क्या मांग रहा है? हमसे वो मांग रहा है a1 बाय a2। सो ये आपके पास m1 m2 a2 आ गया है। अब हम m2 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, m1 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? a1 बाय a2। सो एक्सेलरेशन का जो रेशो है वो एक्चुअली बच्चे याद रखें, वो एक्चुअली क्या होगा? वो इसका इनवर्स होगा। इनवर्स, वो इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। जो एक्सेलरेशन का रेशो है बच्चे, वो इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। तो ये तो हम बचपन से जानते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक्सेलरेशन मासेस के एक्सेलरेशन मासेस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली में जो रेशो है बच्चे, वो एक्चुअली क्या होगा? वो रिवर्स हो जाएगा। a1 रेशो a2 बराबर है m2 रेशो m1। बच्चे, जब भी आपको रेशो के क्वेश्चंस दिया जाए तो सिंपली याद रखिए, हम f ले लेंगे, m1 a1 ले लेंगे, जो भी इक्वेशन है वो आप ले लेंगे। सर आपने यहाँ पे 1 क्यों नहीं पुट किया? आपने यहाँ पे 1 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि उसने मुझे कहा है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at a speed of 19.6 meter per second, making angle theta 30 degree. With the horizontal, the vertical components of its velocity after 1 second of its flight is। बच्चे, सबसे पहले तो याद रखें कि ये जो 19.6 है, इसको जल्दी से आपने क्या बना देना है? 20, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 19.6 को आप क्या बना देंगे?
20 बना देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम देखना चाहते हैं कि आया हमें वो क्या कह सकता है इसके बारे में। तो चलिए हम यहाँ से इंक को इरेज करते हैं और यहाँ पे बच्चे याद रखें, यहाँ पे सिंपल आपको दिखाया गया है 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को फेंका जा रहा है, 30 डिग्री एंगल है, ये रहा एंगल, ये एंगल, और आपको ये आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है। क्लियर? एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ गया है। चले अब हम जरा देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे फाइनल वेलोसिटी के लिए Vf बराबर है Vi प्लस AT। ये सिंपल सी इक्वेशन हमने ले ली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चूंकि वो y कंपोनेंट का कह रहा है तो मैं y कंपोनेंट यहां पे ले लूंगा, सर आपने t के साथ y पुट नहीं किया क्योंकि t स्केलर है, उसके कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, अब जरा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहां पे आ गया है y कंपोनेंट जो कि मुझसे मांगा जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो vi sin थीटा आ जाएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, बच्चे याद रखें प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस g के बराबर है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 20 sin 30 आ जाएगा, माइनस g की जगह 10 आ जाएगा, t की जगह 1 आ जाएगा, उसने मुझे खुद कहा है कि 1 है। क्लियर? अब यहां पे क्या आएगा 20 sin 30 बच्चे 1/2 के बराबर है और माइनस 10 आ जाएगा, यहां पे बच्चे 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? सो हमारे पास जो y कंपोनेंट होगा एक सेकंड के बाद वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो एक वीडियो की जो हमने यहाँ पे कोशिश की है बच्चे, मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, गौर से देखें बच्चे, गौर से देखें। यहाँ से जो फायर हो रहा है ना, ये जो फायर हो रहा है, क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा। यहाँ से जो फायर हो रहा है चेक करें, ये रहा एक सेकंड के बाद जो इसका जो टाइम है, एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। तो आपके पास जो टाइम यहाँ पे आएगा वो तकरीबन 1 सेकंड है। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको बाकायदा बताया जाता है, आप इसमें वैल्यूज पुट करें और आपको आंसर दिए जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एग्जामिनर ने 19.6 दिया था, हमने 20 ले लिया है। एंगल क्या है 30 है। बच्चे एक सेकंड के बाद आप बताएंगे कि इसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिंपली आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बच्चे, वो आपने इसमें तलाश करना है कि 0 कौन सा है। तो 0 जो है बच्चे दैट इज एक्चुअली A इज द बेस्ट आंसर, A इज द बेस्ट आंसर। ठीक है बच्चे, ओके अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, when two cars moving with 10 meter per second and 5 meter per second in opposite direction to each other, then their relative velocities with respect to one another। आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, इसमें आपने सिर्फ 2 केसेस याद रखने हैं। आया ये बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, आया ये बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने मुझे कहा है कि जो डायरेक्शन है ये दोनों की क्या है, अपोजिट है। एक गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है और दूसरी गाड़ी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है। तो याद रखें इस केस में जिसमें दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी याद रखें वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो 10 प्लस 5 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 15। सो 15 आंसर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। बच्चे याद रखें
एक बात याद रखिए, मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, गाड़ियां ऐसे टकराएंगी तो नुकसान ज्यादा होगा या गाड़ियां ऐसे टकराएंगी तो नुकसान ज्यादा होगा? डेफिनेटली जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग इस बात पे कंफर्म है कि गाड़ियां ऐसे टकराएंगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो ऐड हो जाएगी। सर कोई दो फार्मूले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। एक फार्मूला है जिसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, एक फार्मूला है जिसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, एक फार्मूला है जिसमें दोनों माइनस होंगे। फिलहाल आपके कोर्स और आपके सिलेबस के मुताबिक ये दो इक्वेशंस आपने याद रखने हैं। आया जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होंगे। द बेस्ट आंसर इज डी इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? ओके सर, समझ आ गई है। द वैल्यू ऑफ हाइट, अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस is dash times of the gravitational acceleration at the surface of earth। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनर बार बार पूछता है कि ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ जितना ट्रेवल करते हैं या 2 आवर ट्रेवल करते हैं या 3 आवर ट्रेवल करते हैं तो जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? तो बड़ा इजी है। चले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है और ये हम एक एनिमेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे ये जो रेड स्पॉट आपको दिखाई दिया जा रहा है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो है वो आप ज़मीन से इतने डिस्टेंस पे हैं। क्लियर? ये रहा आर, ये सेंटर है बच्चे, और ये आर जितना डिस्टेंस है। आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये बच्चे ये डिस्टेंस आर के बराबर है और जो सरफेस से डिस्टेंस है वो आर के बराबर है और रेडियस है वो भी आर है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। तो बच्चे 2r के बराबर अगर ये डिस्टेंस है तो आप इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए चले हम एक सिंपल सा एनिमेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और जब r 2r हो जाएगा, डोंट वरी, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। तो हमारे पास क्या होगा? सिंपली g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम सब लोग जानते हैं। इसमें आपने क्या करना है? बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, आर की वैल्यू को हम डबल करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं, आर की वैल्यू को हम डबल करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि आपके पास ये जो आर की वैल्यू है ये जब डबल हो जाए तो आंसर क्या होगा? क्लियर? आंसर क्या होगा चेक करें आप लोग। सो हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो स्मॉल जी बराबर है कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चे आर की जगह आपने 2r पुट करना है, या चले मैं इसको बच्चों की तरह समझाता हूं। मैंने जी पे डैश पुट कर दिया है। सर आपने जी पे डैश पुट किया है, इस तरफ आपने आर पे डैश पुट किया है, आपने मास पे डैश पुट नहीं किया क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। आपने कैपिटल जी पे डैश नहीं पुट किया क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मैंने आर पे डैश पुट किया है क्योंकि एग्जामिनर मुझे खुद कह रहा है कि आर चेंज हुआ है। फिर मैंने एग्जामिनर से पूछा कि आर कितना चेंज हुआ है, तो एग्जामिनर कहने लगा कि आर 2r में चेंज हो गया है। आप जमीन से इतने हाइट पे हैं कि जो डिस्टेंस है वो 2r हो गया है। तो बच्चे सिंपली आप क्या करेंगे? यहां से आप यहां पे आ जाएंगे तो जी एम ई डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब यहां पे आपने समझना है कि इसका क्या मतलब है। ये जो है ना ये सर ये क्या चीज है? बच्चे ये पुराना जी है, नया जी बराबर है किसके? पुराना जी डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस 2r होगा ज्यादा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 टाइम्स
कम हो जाएगा। सर कोई आसान ट्रिक, कोई शॉर्ट फार्मूला, कोई ऐसा तरीका जिससे हम इस लेंथी कैलकुलेशन से बच जाएं? बच्चे बड़ा आसान तरीका है, इसको फॉलो करें। सिंपली हम जानते हैं कि जो स्मॉल जी है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 2 टाइम्स रेडियस ज़्यादा होगा तो 4 टाइम्स जी कम होगा, 2 टाइम्स आर कम होगा तो 4 टाइम्स जी ज़्यादा होगा। जो भी आपको दिया जाए आप उसका स्क्वायर, अगर वो आर ज़्यादा कर रहा है तो जी कम हो रहा है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आर 3 टाइम्स हो जाए, डेफिनेटली इस वक्त आप सोच रहे हैं कि सर आंसर g/9 होगा। अगर आर 5 टाइम्स हो जाए, डेफिनेटली इस वक्त आप लोग सोच रहे हैं कि आंसर g/25 होगा। एक और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं और फिर मैं आगे जाना चाहता हूं। सर अगर ऐसा हो जाए जिसमें r' 3/2r हो जाए, तो अब आपको टफ टाइम मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है। इसका स्क्वायर लें और इसको उल्टा कर दें, इसका स्क्वायर लें और इसको उल्टा कर दें, इसका स्क्वायर लें और इसको उल्टा कर दें। जो भी आपको दिया जाए उसका स्क्वायर लें और उसको उल्टा कर दें। बच्चे सिंपल आंसर 1/4 आ गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको पहले कन्वेंशनल तरीके से किया और फिर आपको एक आसान ट्रिक समझाने में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। बच्चे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन सो दैट इट टेक्स अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 1000 मीटर, विल इट राइज टू सुमरा मीटर। तो बच्चे यहाँ पे आपको बाकायदा प्रैक्टिकल इसकी समझ आ जाएगी। ये रहा एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया, और प्रोजेक्टाइल फायर करने के बाद हमने ये देखा कि इसका रेंज और हाइट जो है वो क्या होगा। बच्चे याद रखें, प्रोजेक्टाइल जब भी आप फायर करेंगे, आपके बुक में बाकायदा ये रिलेशन मौजूद है और इस वक्त हर एक स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है उसको ये मालूम है कि जो रेंज होता है मैक्सिमम रेंज, वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। अगर आप 45 डिग्री से किसी भी बाल को हिट करते हैं तो याद रखें ये बाल जितना आगे जाएगा 4 टाइम्स उससे कम ऊपर जाएगा। अगर आप बाल हिट करेंगे, ये जितना ऊपर जाएगा उससे 4 टाइम्स ये बाल आगे जाएगा। क्लियर? तो सिंपली एक चीज हमें ये क्लियर हो गई है। चले एक और चीज याद रखें बच्चे, एंड दैट इज मैक्सिमम रेंज जो होगा ना, मैक्सिमम रेंज वो समिट पॉइंट तक जो होगा ना वो 2h के बराबर होगा। 45 डिग्री पे अगर आप समिट पॉइंट तक देखेंगे ना, समिट पॉइंट तक, तो वो 2h के बराबर होगा। और इसी वीडियो में हम चलें 2 चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट ले लिया है। चेक करें बच्चों, प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है और यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं? क्लियर? यहाँ पे आप चेक करें, जैसे ही हम इसको ग्रीन स्पॉट पे रख देंगे तो सिंपली चेक करें बच्चे, ये रहा रेंज कितना है? तकरीबन 11 मीटर है और 11.4 है और हाइट कितना है? 5.3। याद रखें इस वक्त ये समिट पॉइंट की बात हो रही है बच्चे, ये समिट पॉइंट की बात हो रही है। तो समिट पॉइंट पे जितना हाइट है ना, हाइट, रेंज उसका डबल होगा, रेंज उसका डबल होगा। ये हाइट जो भी है रेंज उसका डबल है, ये हाइट जो भी है रेंज उसका डबल है, ये हाइट जो भी है रेंज उसका डबल है। लेकिन सर अगर यहाँ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो याद रखें ये कितने टाइम ज़्यादा होगा बच्चे? ये 4 टाइम ज़्यादा होगा। मैक्सिमम रेंज 4 टाइम ज़्यादा होता है और तो 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। आप बताएं हाइट क्या होगा? तो चले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइट बराबर है r डिवाइडेड बाय 4। What is r? r is 1000. What is 4? 4 is 4. So क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? 250 मीटर। The best answer is beta. The best answer is
बीटा। इन तमाम बातों में मैं आपको जो समझाने में कामयाब हुआ हूँ, चले मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज कर दूंगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ट्रांसफ़र हो, तो बच्चे वो एक बात ये है कि रेंज जो है मैक्सिमम रेंज वो आपके पास किसके बराबर है, 4h के बराबर है। लेकिन अगर 45 डिग्री के लिए वो रेंज समिट पॉइंट के रेंज की बात करें तो याद रखें वो किसके बराबर है, वो 2h के बराबर है। और बाकायदा हम यहाँ पे इसको देख भी रहे हैं। चले लुक एट दिस, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं इसको ओवरऑल बच्चे ओवरऑल मैं इसको देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक रेंज कितना है और यहाँ तक हाइट कितना है। चले देखते हैं बच्चे कि यहाँ तक रेंज कितना है और यहाँ तक हाइट कितना है। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे तो ये जो है ये क्लियर, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया है क्लियर, किसी और स्पीड से फायर किया है। दोनों में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये 10 है और ये 20 है। तो जो मैक्स समिट पॉइंट पे जो हाइट है वो 10 है, समिट पॉइंट तक जो रेंज है वो 20 है, समिट पॉइंट तक जो हाइट है वो 10 है, समिट पॉइंट तक जो रेंज है वो 20 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो हाइट है वो एक्चुअली समिट पॉइंट पे मैक्सिमम रेंज के हाफ हो जाएगा। क्लियर? ओके सर, हमें समझ आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है x is equal to 9t square, then the acceleration of the body is, acceleration of the body is, देखना है कि acceleration क्या होगा। तो सर ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसकी समझ हमें नहीं आ रही है, तो कोई मसला नहीं है। ये है बच्चे डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। आप क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सेकंड इक्वेशन में है s is equal to vit प्लस हाफ at स्क्वेयर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to vit प्लस हाफ at स्क्वेयर। क्लियर? vi को मैं जीरो कर दूंगा बच्चे और यहां पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने जीरो ले लिया है, आसानी के लिए मैंने इसको जीरो ले लिया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, s को मैंने x कर दिया है क्योंकि दोनों डिस्टेंस है। हमारे पास आ चुका है 1/2 at²। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं देखना चाहता हूं कि इसको और इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, या कंपैरिजन की बजाय आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 1/2 at² और नीचे आ जाएगा 9t²। ये इसके साथ कट जाएगा और वो उसके साथ कट जाएगा। क्लियर? t² के साथ कट जाएगा। 9 के साथ बच्चे a/18 हो जाएगा और ये 18 1 से मल्टीप्लाई होगा और अच्छे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं बच्चे तो ये डेरिवेटिव से सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव से सॉल्व होता है। आप अगर मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट को दे रहे हैं जहाँ पे डेरिवेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके लिए आप बच्चे इसको क्या करेंगे, ऐसे कंपैरिजन से सॉल्व करेंगे। सर कोई अच्छा सा ट्रिक, इंतहाई आसान इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए बच्चे, यहाँ पे जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 50 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर 100 है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो भी है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सर यहाँ पे जो बेस्ट आंसर आपके पास आ रहा है दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वर्क, एंगुलर मोमेंटम, पावर या लीनियर मोमेंटम। हम जानते हैं एक इक्वेशन जो हमें मालूम है, हम अरसे दराज से एक इक्वेशन जानते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। सो दिस इज
the relation between Newton's second law and change in momentum. Clear? Okay. अब इस इक्वेशन को आगे चल के मैं ऐसे लिख दूंगा, ये क्या चीज है? न्यूटन। यहां पे आ जाएगा इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट सेकंड। तो आपके पास जो इसका यूनिट आएगा वो न्यूटन सेकंड आ जाएगा। न्यूटन सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? द बेस्ट आंसर इज लीनियर मोमेंटम। ओके, अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन है, एंड दैट इज अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर per hour for the first 1 hour and 40 kilometer for the next half hour. Its average speed in kilometer per hour is. तो ये चले ट्रेन है और हम क्या करेंगे, इसके स्पीड को देखेंगे। तो बच्चे याद रखें, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल distance divided by total time. Total distance divided by total time. बच्चे याद रखें, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस यहां पे नहीं है, डिस्टेंस यहां पे नहीं है। क्लियर? आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब जो आपके पास नहीं है उसको रिप्लेस करें। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? S1 की जगह आ जाएगा V1 T1, S2 की जगह पे क्या आएगा? V2 T2, यहां पे आ जाएगा T1 प्लस T2। चेक करें, V1 क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। और वो तो कॉमन सेंस है, अगर एक बंदे की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो डेफिनेटली वो एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये आ गया है, T1 की जगह पे बच्चे, T1 की जगह पे 1 पुट कर देंगे प्लस V2 40। ओके, T2 इज 1/2। क्लियर? अच्छा, यहां पे क्या आएगा? T1 1 आ जाएगा, T2 1/2 आ जाएगा। चले अब क्या करते हैं, और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 1s 2 20s। तो बच्चे यहां पे थोड़ा सा मैं आ जाऊंगा और आपके पास जो 20 है, 20 प्लस 60 से क्या आ जाएगा बच्चे? 80 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस हाफ है, 1 प्लस हाफ से 1.5 आ जाएगा, मीन्स 1.5 आ जाएगा। सर अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बच्चे जब भी पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 15 रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसको आसानी से 5 3s 15, 5 2s 10, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, 0 साथ में आ जाएगा। तो 160 डिवाइड बाई 3। अब सर 160 डिवाइड बाई 3 हम कैसे करें? आप सिंपली यहाँ पे 5 को लेके आ जाएं 15। तो ये तो ये अगर 150 होता, 150 होता तो आंसर क्या आता? 50। लेकिन ये तो 150 नहीं है, ये तो 150 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो चले सर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, क्या ये आंसर होगा? नो। क्या ये 50 से कम हो सकता है? नो। 50 हो सकता है? नो। 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्वेश्चन को गौर से देखें, मैं फिर से रिवाइज करता हूं। एक ट्रेन है, 1 घंटे में जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 60 किलोमीटर। दूसरा वही ट्रेन जो है वो आगे चल के 40 किलोमीटर पर आवर से आधे घंटे के लिए ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 60 किलोमीटर होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 20 किलोमीटर होगा। सर 20 क्यों होगा? 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है लेकिन पूरे घंटे तो नहीं जा रहा,
आधे घंटे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर होगा और जो आप उसको ऐड करेंगे तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। बच्चे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से क्वेश्चन इंतहाई आसानी से आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, its velocity at the end of first second is। एक कॉमन सी बात याद रखिए, कॉमन सी बात, बड़ी कॉमन सी बात है, vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, a टाइम क्या है 1, तो यहां पे क्या गया है बच्चे vf इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चे एक सेकंड में, एक सेकंड के बाद जो आपकी स्पीड है वो a के बराबर है। प्यारी सी बात सुने बच्चों, जो आपका एक्सेलरेशन है वही आपकी स्पीड है एक सेकंड के बाद, जो आपका एक्सेलरेशन है वही आपकी स्पीड है एक सेकंड के बाद, जो आपका एक्सेलरेशन है वही आपकी स्पीड है एक सेकंड के बाद। तो बच्चे याद रखें, एक सेकंड के बाद जो आपकी स्पीड है वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी। कॉमन सा क्वेश्चन है और कॉमन सा आंसर है और आपने घबराना नहीं है। सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 के बराबर है, एक सेकंड के बाद मेरी स्पीड क्या होगी 9.8। सर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल 10 के बराबर है, एक सेकंड के बाद मेरी स्पीड क्या होगी 10। क्लियर? चलें अब क्या करते हैं, two stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building। आपको बताया, आपसे पूछा गया है कि अगर दो ऐसे बॉडीज को ऊपर से फेंके जिनके मासेस एक दूसरे से अलग हो तो कौन पहले पहुंचेगा? क्या स्मॉलर पहले पहुंचेगा, लार्जर पहले पहुंचेगा, दोनों से हम पहुंचेंगे, या स्टोन पर डिपेंड करता है कि आया स्टोन जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं 1 सेकंड की, जो ऑलरेडी नासा के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड की है। देखते हैं बच्चे, बड़ी आसान सा फिनोमेना है, चेक करें बच्चे। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट लिया जा रहा है। आपको क्या दिखाया जा रहा है बच्चे? आपको दिखाया जा रहा है कि एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है। हेवियर बॉडी और लाइटर बॉडी दोनों जो हैं वो एक्चुअली फेंके जा रहे हैं। लाइटर और हेवियर बॉडी दोनों फेंके जा रहे हैं। हेवियर पहुंच चुका है, लाइटर स्विंगिंग कर रहा है, हवा में ही रह गया है। अब आपने क्या करना है, आप, ये तो आपके डेली लाइफ की रूटीन है, ये डेली लाइफ की रूटीन है जिसमें कागज का पीस पीछे रह जाता है और पत्थर आगे चला जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे डेली मुशाहिदे का हिस्सा है। अब ये क्या करेगा, मर्द मुजाहिद यहां से जाएगा और इस सिस्टम को क्लोज कर देगा, वार्निंग दे देगा कि यहां से हम तमाम किस्म के एयर पार्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं। और ये रहा, एयर के पार्टिकल्स को हमने 2 स्पीड से रिमूव कर दिया है। क्लियर? नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, याद रखें ये दोनों बॉडीज जमीन से एक ही टाइम में टकराएंगे, जमीन के साथ ये दोनों बॉडीज एक ही टाइम में टकराएंगे। चेक करें, ये रहा, ये लाइटर बॉडी है और हेवियर बॉडी है। आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नासा के साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल अभी आपको उनकी खुशी जो है वो दिखाई देगी। यस, डेफिनेटली फिजिक्स एट वर्क्स। इसका मतलब क्या है कि लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी दोनों जमीन के साथ एक ही टाइम में टकराएंगे अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। सर अगर एयर रेजिस्टेंस के बारे में हमें इन्फॉर्म ना किया जाए तो पागलों, आपके पूरे एमडीकेट में ऐसा कोई सिलेबस नहीं इसमें एयर रेजिस्टेंस की बात हो, लिहाजा फ्लूइड डायनामिक इज नॉट द पार्ट ऑफ। क्लियर? तो सिंपली आपके पास ऑलरेडी जो आंसर आपके पास आएगा वो वही होगा बच्चे जिसमें एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी। द बेस्ट आंसर इज चार्ली। क्लियर?
आगे चलते हैं बच्चे, और अगला क्वेश्चन जो है, अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। क्या एक्शन रिएक्शन के दरमियान जो एंगल है, क्या वो ये है, क्या वो एंगल ये है, क्या वो एंगल ये है, क्या वो एंगल ये है? डेफिनेटली आपके दिमाग में आ चुका होगा कि वो एंगल एक्चुअली किसके बराबर है बच्चे? 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं, और अपोजिट फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा बच्चे वो किसके इक्वल होगा? 0 के 180 के इक्वल होगा। क्लियर? पैरेलल 0 होगा और एंटी पैरेलल 180 होगा। ठीक है बच्चे। अ बॉडी whose मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव, जिस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट हो, याद रखें अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट हो। क्लियर? ये भी अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो फोर्स ना वेलोसिटी, यस वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों याद रखें अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है सवाल पैदा नहीं होता। सॉरी, फोर्स अगर विच मस्ट हैव कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो डेफिनेटली मोमेंटम चेंज होगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ये नमूदार हो जाए, बस ये सिर्फ अपीयर हो जाए, तो डेफिनेटली मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि फोर्स यहाँ पे नहीं है, फोर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कह सकते हैं आप कि जो ए की वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो जी के बराबर है या किसके बराबर है? तो ये रहा हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे चले इसका जिक्र करते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है। हमें ऐसा लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा। पागलो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो सवाल पैदा नहीं होता कि इस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आए। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, ये तो फिर अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकूंगा और वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाए और उसकी वेलोसिटी भी 0 हो, फिर तो वो हवा में लटका रहेगा। लिहाजा यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है बच्चे दैट इज चार्ली। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हम इसको समझ गए हैं। आंसर जो होगा बच्चे वो इक्वल टू जी होगा। टू बॉडीज पास पेपर का क्वेश्चन है और चलें डिस्कस करते हैं। बच्चे ये रहा एस की जगह मैंने हाइट लिख दिया है। हाइट इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरी हाइट मैंने लिख दी है, या इसी हाइट को मैंने VI को 0 कर दिया है। क्या आंसर आएगा? 1/2 AT स्क्वायर। बच्चे हाइट H1 डिवाइड बाय हाइट H2, दोनों को डिवाइड कर दिया है। आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 AT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 AT2 स्क्वायर। सर ये आपने A के साथ 1 2 क्यों नहीं पुट किया? कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रेशो आएगा बच्चे, रेशो H1 रेशो H2 बराबर है T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेशो T2 स्क्वायर। एक क्वेश्चन अगर वो हाइट का रेशो पूछेगा तो इसके बराबर है, लेकिन वो तो कह रहा है कि टाइम का रेशो किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे नो वरीज, ये रहा दिस इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2। टाइम का रेशो पूछा गया है, स्क्वायर का नहीं, हम अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चे? अंडर रूट। यहाँ पे आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H2। द बेस्ट आंसर इज चार्ली इज द बेस्ट आंसर। चार्ली इज द बेस्ट आंसर।
क्लियर बच्चे, इजी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल कैन बी डिड्यूस फ्रॉम ग्राफ। कुछ ग्राफ से हम कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? ABCD में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमने MD-CAT सिलेबस में, MD-CAT के कोर्स में नहीं पढ़ी है? तो सबसे पहला है एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल पढ़ा है। और इससे क्या आता है बच्चे, इस एरिया से तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, तो पहले वाला जो है, पहले वाला ये बिल्कुल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहे ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम। बच्चों जो लोग देख रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि ये सही है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है टिक कि ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका आंसर तो ये नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है ग्रेडियंट। सर ये जो वर्ड है ये, इसका क्या मतलब है? बच्चे इस वर्ड का मतलब है स्लो। इस वर्ड का मतलब है स्लो। स्लोप कहते हैं बच्चे राइज डिवाइडेड बाय रन, राइज डिवाइडेड बाय रन। क्लियर? तो याद रखिए ये जो स्लोप है बच्चे, स्लोप, ये आपको बड़े आसानी से राइज डिवाइडेड बाय रन, वेलोसिटी, ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? चलें अगले की तरफ जाते हैं और इन तमाम चीज़ों को साफ करते हैं। ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओ यस, ये एक्सेलरेशन शो करता है। क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। मरता क्या ना करता, आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि ये जर्क शो करता है और वो हम नहीं पढ़ते हैं, लिहाजा ये जो चीज़ है ये हम नहीं पढ़ते हैं और ना हमें ये कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है यहाँ इस एरिया में, इस सिलेबस के मुताबिक ना हमने इसको पढ़ा है, लिहाजा द बेस्ट आंसर इज डी। क्लियर? ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ऑल्सो हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या वट एवर जो वर्ड यहाँ पे मिसिंग होगा। इज नॉट एक्सेलरेटेड वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ मतलब इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और वो स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है, स्ट्रेट डिस्टेंस, तो बच्चे याद रखें इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा या हमेशा वो एक्सेलरेटेड होगी, ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑलवेज एक्सेलरेटेड वाला ऑप्शन तो गप लगा रहा है। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट यह क्या है? क्लियर? दूसरा पॉइंट है बच्चे, और वो क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड? क्यों नहीं? ये रहा, चेक करें, ये एक सर्कुलर मोशन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? इसमें हम सिंपली स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? ये आपके पास ये आ गया है, यस। क्लियर? ये आ गया है, हम पढ़ रहे हैं। देखें, आप चेक करें, सर्कुलर मोशन में ये गाड़ी जो है ये जा रही है। तो जब ये सर्कुलर मोशन में जा रही है बच्चे, तो सिंपली चेक करें, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये है। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हालांकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है, माइट बी एक्सेलरेटेड। ये बात सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेलरेट होगा। ज़रूरी दिस इज द बेस्ट आंसर, माइट बी एक्सेलरेटेड। ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड, ज़रूरी नहीं है। ये एक्सेलरेट हो भी सकता है। इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड ना, इज नॉट एक्सेलरेटेड ना, इज नॉट एक्सेलरेटेड ये भी गलत है।
ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ये भी गलत है। सर नॉट एक्सेलरेटेड किस अंदाज में गलत है? इस अंदाज में गलत है। ऑलवेज एक्सेलरेटेड किस अंदाज में गलत है? इस अंदाज में गलत है। क्लियर? तो सर अब हमारे पास जो आंसर होगा वो बच्चे बी इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? बी इज द बेस्ट आंसर। नाउ बच्चे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल से दो इक्वेशंस हैं, आप लोग याद रखें। अगर सर्टेन डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस की बात करें, इक्वल डिस्टेंस की, एक बॉडी है वो जा रहा है, अपने घर से जा रहा है, क्लियर क्लियर, जा रहा है इस स्पीड से और आ रहा है इस स्पीड से। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज स्पीड की जो इक्वेशन है बच्चे, थोड़ा सा गोटा लगा लें। मैंने इसी चैनल पे A to Z फिजिक्स विद कामरान यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे बच्चे मैंने इसके सोल्यूशन को अपलोड किया है। क्लियर? द बेस्ट आंसर इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। A ball is thrown vertically upward in vacuum with a speed of 49 meter per second. The time taken by it to reach the highest point. तो सिंपल सा फार्मूला आप यूज कर लें, Vf is equal to Vi plus At। क्लियर? Vf आप जब फेंकेंगे तो ये टॉप पे पहुंच के 0 हो जाएगा। Vi वो आपने कहा है कि 49 है, चले मैं 50 ले लेता हूं। 50 इंतहाई आसानी से सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये 10 के बराबर है या -10 के बराबर है या व्हाटएवर जो भी है, माइनस न भी ले कोई मसला नहीं, माइनस डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर? अब सिंपली जब 10t इधर आ जाएगा और यहाँ पे 50 रह जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे, सिंपली जैसे ही आप इस 10 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? सिंपली 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? 5 आंसर आ जाएगा। 10 को हमने डिवाइड कर दिया है। टी का जो आंसर है बच्चे, दैट इज एक्चुअली 5 सेकेंड। एक बात याद रखें बच्चे, सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, सिंपल सा मैं आपको कॉमन सेंस देता हूं। माता गोरी, पहला सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, ऊपर से कोई बॉडी आएगी, हर सेकंड में 10, हर सेकंड में 10, हर सेकंड में 10 इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, इज फेसिंग द इंजन, इंजन आगे होता है। क्लियर? ही टॉसेस अप अ कॉइन एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ट्रेन इज मूविंग। क्लियर? क्या आप कह सकते हैं? तो चलिए एक ट्रेन को डिस्कस करते हैं और सिंपल सा देखते हैं कि क्या हो रहा है। बच्चे ये रहा, आपको बताया जा रहा है कि ट्रेन में जब आप किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो एग्जैक्टली वो बॉल आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रेन के लिए रेस्ट में हैं। क्लियर? लेकिन अगर बाहर से बंदा कोई आपको देख रहा है तो उसके लिए जो आप मोशन करेंगे, और याद रखें जो उसके दिमाग में होगा, दैट विल बी लाइक दिस। अब अचानक आपने बॉल ऊपर फेंका, आपने बॉल ऊपर फेंका और बॉल ऊपर फेंकने के बाद एक्सेलरेटर प्रेस हो गया। एक्सेलरेटर प्रेस होगा तो आप आगे चले जाएंगे और वो बॉल जो होगा वो आपके पीछे गिर जाएगा। क्लियर? ओके राइट, एंड कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। आप अगर आगे जाएंगे, ये मैं इसको फेंक रहा हूं ऊपर और मैं आगे निकल जाऊं तो ये पीछे गिर जाएगा। इसको मैं फेंक रहा हूं और मैं पीछे हो जाऊं तो ये आगे गिर जाएगा। अब अगर आप कॉइन फॉल्स बिहाइंड, तो बच्चे इसका जो बेस्ट आंसर होगा फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड, फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद आ गया है क्या? सेमी सर्कल। बच्चे ये क्या है? दिस इज आर। ये क्या है? दिस इज आर। ठीक है बच्चे? अब अगर आप यहां से आते हैं, यहां से और यहां पे आ जाते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली 2r है या चुनना r है। क्लियर? तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसने डिस्प्लेसमेंट का कहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले है, तो यह आंसर ये होगा और यह आंसर ये होगा।
लेकिन ये दो आंसर नहीं हो सकते, ये दो आंसर जुल्म है कि ये हों। ठीक है, ओके सर, डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस तो बच्चे डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैथमेटिक्स कहता है कि फुल सर्कल 2 पाई r के बराबर है, हाफ सर्कल पाई r के बराबर है। तो आपके पास अगर ये सेमी सर्कल है, a moves in a circle, a particle moves in a circle of radius r in half the period of revolution, definitely वो हाफ की बात कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड। एक एथलीट है, वो यहाँ से क्या कर रहा है, रवाना हो गया है। गौर से देखें, अच्छा ए इज द रवानगी वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया है, और जब यहाँ पे आएगा तो कितना टाइम लग गया है बच्चे? 40 सेकेंड। अब आपने ये बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद आप कहां पे होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक चक्कर 40 सेकंड में आ गया है, दूसरा चक्कर देखते हैं, ये यहीं पे मैं दोबारा गया हूं, दूसरा चक्कर मैंने लगाया तो मुझे फिर से 40 सेकंड का टाइम लगा, इसका मतलब है कि 80 सेकंड गुजर गए हैं। तीसरे चक्कर के लिए मुझे फिर से याद रखें 40 सेकंड लगे हैं। अब तक मैं जितना टाइम मुझे लगा है 40, ये मुझे 120 सेकंड लगे हैं, जो कि 2 मिनट के बराबर हैं। वो कह रहा है कि 2 मिनट का टाइम नहीं है, बल्कि 2 मिनट और 20 सेकंड का टाइम। इसका मतलब है कि मुझे अब मजीद 20 सेकंड मुझे मजीद ट्रेवल करना है। तो जब मैं 20 सेकंड मजीद ट्रेवल करूंगा तो मैं हाफ सर्कल तक पहुंच जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। द बेस्ट आंसर इज बीटा is the best answer. Clear? Okay, a free falling body has a constant acceleration of 9.8. This means that the body falls 9.8. बच्चे याद रखें, बॉडी की स्पीड यहाँ पे क्या होगी? 0। हर सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 इंक्रीज हो रही है। हर सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे वो रोने वाला बच्चा आ गया है, जिसे अब ये नहीं पता कि क्या चक्कर चल रहा है। क्लियर? 29.4। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ, एमडीकेट के स्टूडेंट से 10, 20, 30। बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चे कि हर सेकंड में जो 9.8 है, इसका मतलब क्या है? बॉडी फॉल्स 9.8 ड्यूरिंग ईच सेकंड ना, बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग ना, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है या 4.9 है। स्पीड इंक्रीज, यस, हर सेकंड में जो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। क्लियर? अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड रिट्रेसेस। चले, एक बाल है और वो टकरा रहा है किसके साथ? दीवार के साथ। टकराने के बाद वो दोबारा आ गया है, काफी तेज आया है। आपने बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो बच्चे चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब है डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। उसने ये भी कहा है कि वेलोसिटी v and retraced by the same speed, the change in take initial direction of velocity is positive. This is positive. If this is positive, what about this? This should be negative. Clear? अब वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे? मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम है, मैंने -mv लिखा है। -mv इसलिए कि जब आप दीवार से टकराएंगे और वापस आएंगे तो आपका मोमेंटम रिवर्स हो जाता है, मोमेंटम की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्लियर? अच्छा, इनिशियल मोमेंटम तो ऑलरेडी इसके बराबर है। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2mv।
सो डेल पी बराबर है बच्चे -2mv के। तो सिंपली प्यारा सा आंसर आ गया है एंड दैट इज यस। आप फिर से भी से दे सकते हैं। ये रहा एक बॉल है और वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है दीवार से टकरा रहा है, क्लियर। और सिंपली वो क्या होगा, टकराने के बाद दोबारा आ जाएगा। आपने बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। -2mv इज द बेस्ट आंसर, क्लियर। ओके, प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। A ball of mass m moving with velocity v makes a head-on elastic collision with the ball of the same mass moving with velocity 2v towards it, taking direction of v as positive. Velocity of the two balls after collision are. Collision के बाद इनकी velocities क्या होंगी, चले मैं समझाता हूँ। दो बॉडीज हैं, क्लियर, दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज जो हैं गौर से देखें। अच्छा, दो बॉडीज, इसकी वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली 2v है। अगर आप चेक करें ना, चेक करें तो ये मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इसका इतना है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, क्लियर। तो अब ये इससे टकराएगा। टकराने के बाद आपने बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी। उसने ये भी कहा है कि दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब मेरी बात गौर से सुने। अच्छा, मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूं। चूंकि इनके मासेस सेम हैं, चूंकि इनके मासेस सेम हैं, सेम मासेस, तो ये कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगे। हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, कोलिजन के बाद ये अपनी वेलोसिटीज क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मैं इसको ट्राई करूंगा, आपने देखना क्या है, गौर से देखें। जैसे ही कोलिजन होगा, ये जो एरो है ये इसको शिफ्ट हो जाएगा और ये एरो इसको शिफ्ट होगा। और मैंने इसको तकरीबन 5 से लेके 10 दफा तक अलाउ किया है। तो फिर ये कोलिजन करेंगे। ईच टाइम जब भी कोलिजन करेंगे तो याद रखें इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। चलें बच्चे, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखें इसे गौर से। हम क्या कर रहे हैं, हम दो बॉडीज को रिलीज कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग कोलिजन करें। कोलिजन आप करेंगे तो क्या होगा बच्चे, देखें जैसे जैसे वो कोलिजन कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटीज जो है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। देखें ये तेज है, अब स्लो हो जाएगा, ये तेज है, ये स्लो, ये तेज हो जाएगा, अब ये तेज होगा, ये कुछ वक्त के बाद ये तेज हो जाएगा, अब ये तेज होगा, गोली वर्ता ये तेज होगा, अब ये तेज होगा, अब ये तेज होगा। इसे कहते हैं बच्चे इक्वल मासेस एक्सचेंज डियर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सर हमें कैसे पता चलेगा, गॉड, चले क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है तो मैं सिंपली बताता हूं। इसकी जो वेलोसिटी है v, इसकी जो वेलोसिटी है -2v, गोरा दा टोटली समेत साइन के आप उठाएंगे और ये इसको मिल जाएगा, क्योंकि जैसी टकराएगा तो ये उस तरफ जाएगा और ये समेत साइन के इसको मिल जाएगा। तो ये हुआ तेरा और ये हुआ मेरा। चले चेक करते हैं एक दफा, फिर इसको चेक करते हैं और फिर अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। बच्चे याद रखें, इक्वल मासेस एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ये रहा, चेक करें। अब ये कोलिजन के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, ये कोलिजन के बाद नेगेटिव, गोरे ये नेगेटिव में आ गया है, वो पॉजिटिव में चला गया है, फिर वो अब एक्सचेंज हो रहे हैं। तो सिंपली बच्चे, सिंपली मैं फिर से बता रहा हूं, दिल तो गोरे देते ब्या गोरे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। जैसे ही आएगा, इधर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव होगा, उधर जो जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो सिंपली याद रखें बच्चे, ये बॉडीज मुसलसल अपनी वेलोसिटीज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऊंची स जमादी अग स्ताशु
और सस्ता जमाशु। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज थ्योरी। समझ आ गई है? ओके सर, समझ आ गई है। आगे चलते हैं बच्चे, इसमें बेस्ट आंसर क्या है? इसमें बेस्ट आंसर डी है। डी, दादा इज द बेस्ट आंसर। क्लियर बच्चे? ओके सर, समझ आ गई है। अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं बच्चे। अगला एमसीक्यू, बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v hits another body of the same mass moving with the same velocity v but in the opposite direction and sticks to it. The velocity of the compound body after collision is। बच्चे जिक्र हो रहा है किसका? इन इलास्टिक कोलिजन का, जिसमें स्टिक हो जाएंगे। अभी आपको इंशाल्लाह इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं कराता हूं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बच्चे के दो बॉडीज हैं। चलिए दोबारा सुने क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v hits inner body of the same mass moving with the सेम वेलोसिटी। वाह वाह, क्या बात है! दोनों का मास भी सेम, दोनों की वेलोसिटी भी सेम, लेकिन इलास्टिक कोलिजन नहीं है। इलास्टिक में तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और इनइलास्टिक कोलिजन मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ये रहा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन देखते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। तो बच्चे इनइलास्टिक कोलिजन चेक करें, हम इसको बाकायदा अरेंज कर रहे हैं। ये रहा, दो मासेस आ रहे हैं और दो मासेस इनइलास्टिकली कोलाइड करेंगे। ये आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। मिलने से पहले दो थे, मिलने के बाद एक है। बच्चे इसे बोलते हैं क्या? इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। और याद रखें, इनकी अगर ये कोलिजन वन डायमेंशनल हो, हेड ऑन हो, तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्लियर बच्चे? याद रखें, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे चले मैं आपको फिर से बता रहा हूं। लुक एट दिस बच्चे, ये दो बॉडीज हैं और ये दो बॉडीज जो हैं हम इनको एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं। और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, बच्चे याद रखें, ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की जो मिसाल है वो ये है कि मिलने से पहले हम कितने थे? दो थे। मिलने से पहले कितने थे? दो। मिलने के बाद एक हो गए हैं। सर ये जो आप इशारा दे रहे हैं, ये क्या इशारा है? बच्चे ये इशारा इनइलास्टिक कोलिजन का है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। और एग्जामिनर इस यहां से क्वेश्चन देता है आपको, एक बड़ा सा वेल फिश है और उसने मुंह खोल दिया है और छोटी मछलियों को खा लिया है। तो ये भी क्या है? परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की मिसाल है। कोलिजन से पहले दो थे, कोलिजन के बाद एक है। ओके सर, हमें समझ आ गई है। क्या आंसर होगा बच्चे? यहां पे जो बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट आंसर वो आपके पास जीरो होगा। ओके सर, समझ आ गई है। ये बच्चे जो MCQ है ना, स्टिक टुगेदर, इसमें आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें कभी कभी आपको कहेगा कि हेवियर मास लाइटर से टकरा गया है, दोनों इक्वल टकरा गए हैं, लाइटर हेवियर से। एक और क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इन द अबव क्वेश्चन। ये जो ऑलरेडी आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इफ इनर बॉडी इज एट रेस्ट then the velocity of the compound body after collision is। यहां पे मैं आपको बड़ी अच्छी फिलॉसफी समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इसको समझिए बच्चे, एक बात तो कंफर्म है, ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले दो होंगे, कोलिजन के बाद एक होगा। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले दो होंगे, कोलिजन के बाद एक होगा। अब वो हमसे कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी फिलॉसफी यूज करूंगा जिससे आप कैलकुलेशन जो है वो आप वहां से बच जाएंगे। चेक करें बच्चे, अब ये टकरा रहे हैं और इसमें से एक रेस्ट में है, एक रेस्ट में है। और जब ये टकराएंगे तो याद रखिए टकराने के बाद ये एक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कंपाउंड की वेलोसिटी क्या होगी। कंपाउंड वो जो बन जाएगा, कंपाउंड की वेलोसिटी क्या होगी? जरा कॉमन सेंस से आप इसको चेक करें। वंस अगेन लुक एट दिस, कॉमन सेंस से चेक करें। ये जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जैसे टकराएगा, टकराने के बाद मैग्नीट्यूड कम हो गया है।
तो ये तो हम समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर ये वेलोसिटी कितनी कम होगी, मैं आपको बड़ा आसान फार्मूला बताता हूँ। बच्चे इस किस्म के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, इस किस्म के क्वेश्चन को आप इंतहाई आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये रहा मोमेंटम, मोमेंटम क्लियर। मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बच्चे वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी एंड मास। चेक करें बच्चे, मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। कोलिजन से पहले मास 1 था, कोलिजन के बाद मास 2 हो गया है। जब मास डबल होगा वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। जब मास डबल होगा वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। एक दफा फिर आप इसको बच्चे देख सकते हैं, चेक करें, यहां पे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और वंस अगेन कोलिजन से पहले इनका मास, इस पार्टिकल का मास m था, कोलिजन के बाद इस पूरे सिस्टम का मास डबल हो गया है। तो लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा बच्चे वो सिंपली हाफ हो जाएगा। कॉमन सेंस यूज करेंगे बच्चे, कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। ओके सर, समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक्स टू इट। वंस अगेन तीसरा क्वेश्चन शामिल किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और डेवलप हो जाए। बच्चे एक मास आ रहा है क्लियर m, इसका आंसर उम्मीद है कि कुछ मेरे हो सकता है तमाम स्टूडेंट्स दे दें। मास m आ रहा है और वो टकरा रहा है किसके साथ, 2m के साथ। तो अब इसकी जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब मास 3 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितने टाइम्स कम होगी, देखते हैं। चले इसको समझते भी हैं और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूं। बच्चे चेक करें, लुक एट दिस, ये रहा 2m और ये रहा m, और मैंने जानबूझ के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा है ताकि आपको समझ आए। तो सर आप थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज करें, चेक करें बच्चे, ये मैग्नीट्यूड आया हाफ हो रहा है या मैग्नीट्यूड हाफ से कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है या मैग्नीट्यूड हाफ से कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है या मैग्नीट्यूड हाफ से कम हो रहा है। तो बच्चे मैग्नीट्यूड हाफ से बहुत कम हो रहा है। तो सिंपली आप इस किस्म के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम, मिलने से पहले का मोमेंटम और मिलने के बाद का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये आ जाएगा m1 v1, फिर इसके बाद आएगा m2 v2, और यहां पे आ जाएगा कंपाउंड मास, कंपाउंड वेलोसिटी। पहले का मास है m, इसका v, यहां पे हमें पता है कि दूसरे की वेलोसिटी 0 है, क्लियर। अब कंपाउंड मास जो है, कंपाउंड वो m है और 2m है। कंपाउंड जो वेलोसिटी है वो हमने मालूम करनी है। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो m v आ जाएगा और यहाँ पे 3m आ जाएगा, mm के साथ कट जाएगा और बच्चे v/3 आ जाएगा। याद रखें बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, आपको खुशी हो कि क्वेश्चन जब आप टैकल करते हैं उसके आंसर्स आपको कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिलें, तो इसके लिए बच्चे सिंपल आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर आप हेवी होंगे तो आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, जितना आप हेवी होंगे उतनी आपकी वेलोसिटी कम होगी। चूंकि आप 3 टाइम्स हेवी हो गए हैं तो आपकी वेलोसिटी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। सर यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा बच्चे, v/3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सर इनइलास्टिक कोलिजन परफेक्टली कौन सा है बच्चे, इसमें वो आंसर बताएं जिसमें मिलने से पहले 2 थे और मिलने के बाद 1 है। ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा। वो कह रहे बुलेट फायर्ड इनटू अ ब्लॉक इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड। तो बच्चे ये नहीं है, क्योंकि ये पहले 2 थे और फिर 1 हो गए हैं, पहले 2 थे फिर 1 हो गए हैं, और पहले 2 थे फिर 1 हो गए हैं, और यहाँ पे पहले भी 2 थे और फिर भी 2 हैं। द लास्ट वन इज नॉट परफेक्ट
inelastic collision. Clear? Okay, आगे चलते हैं. The quantity that is not conserved in inelastic collision, and that is, my dear student, kinetic energy. Okay, if the body of mass m1 with velocity v collides with another stationary body of mass m2, they get embedded at the point of collision. बच्चे बार बार समझा के मैं थक चुका हूं कि वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज होगी, वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज होगी. A ball is dropped from the height 10 meter. Ball is embedded in sand 1 meter and stops. Then only momentum remain conserved, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. क्लियर? द बेस्ट आंसर is A, which shows the correct relation between time of flight, and that is g t square divided by 8. बच्चे हमारे पास जो बेस्ट आंसर यहाँ पे है वो ऑप्शन ए है. ओके सर. A man standing in the top of a tower has two spheres A and B and drops sphere A downward and throws sphere B horizontally at the same time. Which of the following is correct? both the sphere. चेक करें बच्चे, एक प्यारा सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है. अगर आप एक टाइम पे एक बॉल को रिलीज करेंगे, क्लियर, इस बॉल को रिलीज करेंगे, क्लियर, क्वेश्चन को बच्चे आप समझें, और ये बॉल जमीन से टकराएगा. एट द सेम टाइम इसके साथ एक और बॉल को सामने फेंकें, एट द सेम टाइम इसके साथ एक और बॉल को सामने की तरफ फेंकें. आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि इसमें से कौन सा बॉल जमीन के साथ पहले टकराएगा. डेफिनेटली तमाम लोगों के जहन में यह आता है कि भाई ये बॉल जमीन के साथ पहले टकराएगा. बच्चे दोनों बॉल एक जितना टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है. समझाया है इसी लेक्चर में 20, इसी लेक्चर में 30, 40. इसी तरह ये जब यहाँ पे आएगा तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40. अगर ये 4 सेकंड में ज़मीन तक पहुँच रहा है तो वही ज़मीन इसको भी 4 सेकंड में नीचे ले आएगा. अगला क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? अगर आप किसी मंकी को मारना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं, शिकारी बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मंकी पे निशाना लगाया जाए, तो जो शिकारी हजरात होते हैं उनको ये पता होगा, वो थोड़ा सा निशाना थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं. आप क्या करेंगे? आप किसी मंकी को हिट करना चाहते हैं. यहाँ पे हमारे पास मंकी है और निशाना जो है बच्चे वो स्ट्रेटली मंकी के ऊपर है. मंकी को टारगेट करने के बाद मंकी की बदकिस्मती ये है कि वो एट द सेम टाइम शाख को रिलीज कर देता है, जिस तरह एग्जामिनर ने आपको बताया है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मंकी, ये बुलेट मंकी से ऊपर जाएगा, ये बुलेट मंकी से टकराएगा, ये बुलेट मंकी से नीचे जाएगा, या ये डिपेंड करता है बुलेट के स्पीड पे. तो चलिए चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है. तो हमने क्या किया? हमने निशाना लगाया मंकी पे और देखते हैं निशाना लगाने के बाद जैसे ही हम मंकी को हिट करेंगे तो बच्चे मंकी की गलती ये है कि वो फायर से डर जाता है और वो शाख को छोड़ देता है. जैसे ही वो शाख को छोड़ेगा तो याद रखें, देखें क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. जैसे ही हम यहाँ से फायर करेंगे और फायर करने के बाद हम देखेंगे कि आया मंकी लगता है, नहीं लगता है, फिजिक्स इसके बिहाइंड क्या कहता है. तो वेट करते हैं. मंकी जैसे ही फायर होगा, मंकी फायरिंग की आवाज़ से डर जाता है और वो दरख्त के, और ये मंकी लग गया है. मंकी को चाहिए कि जब अगर निशाना उस पे लगा हुआ है तो उसको शाख नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी इस निशाने को नीचे लेके आ रहा है. अब मंकी नीचे आ रहा है तो मंकी की स्पीड में भी वही चेंज होगा. मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ गोरे वर्ता बच्चों. यहाँ से जब ये नीचे आएगा ना, नीचे, तो जी की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
जमीन इसको वही स्पीड से नीचे ला रहा है, जमीन जिस स्पीड से बुलेट को नीचे ला रहा है, बुलेट को भी जमीन नीचे ला रहा है और मंकी को भी नीचे ला रहा है। तो नीचे लाने वाला दोनों का सेम है, लिहाजा मंकी यहां पे बचेगा नहीं। सर अगर इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करूं, क्या एडिशन करें? अगर ऐसा हो जाए सर के हम क्या करें, हम मंकी को हिट कर रहे हैं और मंकी शाख को ना छोड़े, वहां से अपने आप को रिलीज ना करे तो बचे मंकी बच जाएगा। इसका आंसर होगा मिसेस द टारगेट। लेकिन मंकी इस शाख को छोड़ भी नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि मंकी भी लग जाए, तो आपका निशाना थोड़ा सा ऊपर होगा। बच्चे हर कोई अच्छा शिकारी नहीं होता है, शिकारी बनने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। क्लियर? तो अगर आप मंकी को हिट करना चाहते हैं तो आपका निशाना थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन मंकी को इस केस में फिर शाख को रिलीज नहीं करना है, लीव नहीं करना है। क्लियर? ओके। लेकिन अगर आपका निशाना मंकी पे है और एट द सेम टाइम जो है मंकी क्या करता है, मंकी एट द सेम टाइम, बच्चे मंकी एट द सेम टाइम इस निशाने के साथ ही घबरा जाता है तो वो नीचे आएगा, तो डेफिनेटली इसको हिट कर जाएगा। 3 किस्म के एमसीक्यूज हैं, हिट, मिस, अबाव, बिलो, तमाम आ सकते हैं। बच्चे एक ही फिलॉसफी है। एक बैग है और वो एरोप्लेन से फेंका जा रहा है। बच्चे एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन आया, ये बैग जब जमीन से टकराएगा, एरोप्लेन ड्रा करना बच्चे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है। यहां से अगर हम किसी भी बॉक्स को रिलीज करेंगे तो बच्चे याद रखें इस एरोप्लेन की जो स्पीड है वही स्पीड इसकी भी होगी। अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। आपने कभी रवाना गाड़ी से छलांग लगाई होगी? यस। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं है, बल्कि उसकी एक खासी वेलोसिटी है। इस वक्त हमारी वेलोसिटी वही है जो ज़मीन की है, और किसी भी मूविंग गाड़ी में आपकी वेलोसिटी वही होती है जो मूविंग कार की होती है। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो एरोप्लेन आगे जा रहा है, और साथ साथ ये जो होगा ना, ये ऐसे नहीं आएगा बच्चे, इसकी वेलोसिटी है, ये आराम से ऐसे आएगा। नो डाउट ये जमीन की तरफ नीचे आएगा, लेकिन इसका जो रास्ता होगा वो ऐसे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये जमीन से टकरा रहा है तो एरोप्लेन कहां पे है? एरोप्लेन बच्चे बिल्कुल इसके ऊपर होगा। एरोप्लेन राइट अबव, तो बच्चे डायरेक्टली अबव द बैग। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। बच्चे रेंज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, चेक करें आप लोग इस वीडियो को। मैं 2 मुख्तलिफ एंगल से फायर करना चाहता हूँ। एक एंगल 30 है और एक एंगल 60 है। हमने 60 डिग्री से फायर किया है। आप बच्चे इस बंदे को इग्नोर कर दें, ये ज़माने कदीम का वो बंदा है जब से इंसान ने साइंस पढ़नी शुरू की है। 60 डिग्री से हमने फायर किया, अब 30 डिग्री से फायर कर रहे हैं। 30 डिग्री से ये विराट कोहली है जो कि स्मार्ट प्लेयर है और ये चाहता है कि मैं कम एनर्जी में चक्का दूर तक ले जाऊं, और ये दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं जो कि बस ऐसे शाटे माटे मार लेते हैं और बॉल वहीं पे गिर जाता है। तो 30 डिग्री से आप शॉट लगाएंगे, शॉट यहीं पे आएगा। 60 डिग्री से शॉट लगाएंगे, शॉट यहीं पे आएगा। तो बच्चे एंगल या 30 हो, एंगल आपके पास 30 हो या एंगल आपके पास 60 हो, 60 रेंज दोनों का सेम होगा। ये तो आपको क्लास में टीचर्स पढ़ा के थक गए हैं। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी रेंज क्या होगा? सेम होगा। रेशो हमेशा सेम चीज़ों का 1 होता है। रेशो हमेशा सेम चीज़ों का 1 होता है। रेंज 30 डिग्री का वही होगा जो रेंज 60 डिग्री का होगा। यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर कौन कौन से एंगल्स का रेंज सेम होगा? बच्चे हर वो 2 एंगल जिनका सम 90 हो, हर वो 2 एंगल जिनका सम क्या हो? 90 हो। हर वो 2 एंगल जिनका सम 90 हो तो याद रखें उसका रेंज क्या होगा बच्चे? सेम होगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसी लेक्चर में। 4 आएगा,
और परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे यस, कौन से एंगल पे बॉल दूर जाके गिरेगा? 20 पे दूर जाएगा, 35 पे दूर जाएगा, 60 पे दूर जाएगा या 70 पे? चले एक प्यारी सी वीडियो है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो आ गई है। क्लियर? 20 इस ऐप में जिसको हम ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे 20 डिग्री था नहीं, 25 से हमने फायर किया। अगला बच्चे हम फायर करना चाह रहे हैं 60 से। 60 से फायर करेंगे तो आपके पास जो रेंज आएगा बच्चे, रेंज डेट विल बी, अभी शो हो जाएगा। 60 को फिक्स किया जा रहा है और ये रहा 60। वेरी गुड। इसके बाद बच्चे हम 70 की तरफ जाएंगे। 70 डेफिनेटली रेंज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ सर आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे क्रिकेट का एक शॉट याद आ गया है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बचे 35। लुक एट दिस। ओह यस, यहां पे रेंज क्या है बच्चे? यहां पे रेंज ज्यादा हो गया है। अच्छा सर, कौन से एंगल के लिए रेंज ज्यादा होगा? हर उस एंगल के लिए रेंज ज्यादा होगा जो 45 के करीब होगा। इनमें से ये 45 के करीब है? नो, ये 45 के करीब है। करीब है, उस जितना करीब नहीं है। ये करीब है? नो। क्लियर? ये ज्यादा करीब है, लिहाजा हमारे पास जो बेस्ट आंसर आएगा बच्चे वो 35 आएगा। A range of projectile launch at an angle of 15 degree to the horizontal is 1.5 kilometer. What will be its range if it's projected an angle of 45 degree? क्लियर? बच्चे याद रखिए, एक सिंपल सा फार्मूला मैं लिख रहा हूं, किसी दिन इंशाल्लाह इसको लेक्चर में प्रूफ करेंगे। जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम रेंज याद रखें, मैक्सिमम रेंज जो है आपके पास वो 45 डिग्री पे होता है। क्लियर? और ये मैक्सिमम रेंज डबल होता है कौन से डिग्री पे? 15 डिग्री पे। इंफॉर्मेशन है, खैर है, थोड़ी सी याद कर लें इसको, किसी दिन इसको क्लास में, डिटेल क्लास में वेरीफाई करेंगे। सर हमें थोड़ा सा समझा दें, 45 डिग्री पे आप शॉट लगाएंगे, 45 डिग्री पे वो जितना दूर जाएगा 15 डिग्री पे शॉट उसके हाफ तक आएगा। 45 पे बॉल जितना दूर जाएगा 15 पे बॉल उसके हाफ तक जाएगा। तो वो कह रहे कि 15 तक इतना है, तो डेफिनेटली 45 पे ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल, ये रिलेशन आप लोग फिलहाल याद करें। सर इसका कोई फार्मूला है? बिल्कुल इसका फार्मूला है, लेकिन इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो अगर आप अपने साथ फार्मूला लिखना चाहते हैं बच्चे, आर मैक्स बराबर है आर बराबर है बच्चे, आर बराबर है, यहाँ से अफनान सर रिमूविंग नहीं हो रही है। ओके, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है। आर इज इक्वल टू बच्चे आर मैक्स, फार्मूला नोट कर लें, साइन 2 थीटा। कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई खतरनाक फार्मूला नहीं है, बड़ा आसान फार्मूला है। इसको छोड़ें, आप इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। 45 पे जो रेंज होगा 15 पे उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डेफिनेटली क्या होते हैं? एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, द डिफरेंट बॉडी। डेफिनेटली जमाने कदीम से हम पढ़ रहे हैं, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बच्चे ये जेट इंजन है और इसका मोमेंटम शुरू में 0 है। जब यहां पे एक्सप्लोजन होगी, एक्सप्लोजन, सिंपल सा खुदकश ब्लास्ट जब होता है या प्रेशर कुकर ब्लास्ट करता है तो एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 होता है, फाइनल भी 0 होगा। आपने कभी देखा होगा जब प्रेशर कुकर में हम गोश्त डाल देते हैं और वो ब्लास्ट करता है, तो एक गोश्त यहाँ पे जाता है और दूसरा गोश्त यहाँ पे जाता है। अगर एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि गोश्त ब्लास्ट हो जाए और तमाम के तमाम गोश्त आपने छत के एक हिस्से से लाया हो? सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो बच्चे एक्सप्लोजन इस तरफ है, डेफिनेटली ये रॉकेट किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो आपके पास जो सबसे अच्छा आंसर है बच्चे वो सी है। ओके, शेल इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, देन द 2 पीसेस विल बी। आप एक्सप्लोजन को छोड़ें, आप प्रेशर कुकर की मिसाल लें। प्रेशर कुकर को हमने गैस पे रखा हुआ है और इसमें हमने चीज़ें
पकने के लिए तैयार की हैं, चावल वगैरह इसमें पक रहे हैं, गोश्त पड़ा हुआ है, ब्लास्ट हो जाता है। इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे? 0 है। ब्लास्ट के बाद क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी या ज्यादा होगी? या अगर 2 पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाए 2 पीसेस में, तो 2 पीसेस की जो मोशन होगा ना, मोशन आया वो किस तरफ होगा? अगर एक ईस्ट की तरफ जाएगा तो दूसरा वेस्ट की तरफ जाएगा। तो बच्चे यहां पे आ गया है मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। नो, मूव विथ सेम वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप इस पे फार्मूलेज अप्लाई करें। यो बॉडी था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, दोनों हिस्से इक्वल हैं, सेम होगा। एक हिस्सा हेवी है, उसकी स्पीड कम होगी। एक लाइटर है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जितना लाइटर होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। ऑलरेडी इसी लेक्चर में बता चुका हूं। व्हेन 2 बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन काइनेटिक एनर्जी। बच्चे ये तो बच्चों